गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने उस कंसेप्ट के बारे में पढ़ा है जब आपके पास कोई समतल हो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस पी इक्वस टू जीरो टाइप का, और वो किसी स्पीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस यू एक्स प्लस ट्वाइस वी वाई प्लस ट्वाइस डब्ल्यू जेड प्लस डी बराबर जीरो को इंटरसेक्ट करे। तो उस सिचुएशन में हमें एक सर्कल मिलता है, ठीक है, और इस सर्कल का हमें सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस और ऐसा कंसेप्ट हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम आगे क्या देखेंगे कि जब दो स्फीयर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो आपको क्या मिलता है। जब दो स्फीयर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो आपको क्या मिलेगा। जबकि लास्ट क्लास में आपने क्या देखा था कि जब एक प्लेन किसी स्फीयर को इंटरसेक्ट करे तो आपको जो सर्कल मिल रहा है उसका आपको सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करनी थी। और आज के केस में सबसे पहले क्या है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स, दो गोलों का प्रतिच्छेदन, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास दो गोले होने चाहिए। तो फर्स्ट स्फीयर आपने S1 माना है, सेकंड स्फीयर आपने S2 माना है, जिनके इक्वेशंस कुछ इस प्रकार से हैं कि S1 डिनोट कर रहा है फर्स्ट स्फीयर को, जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस U1 एक्स प्लस ट्वाइस V1 वाई प्लस ट्वाइस W1 जेड प्लस D1 इक्वस टू जीरो। ऐसे ही S2 डिनोट कर रहा है सेकेंड स्फीयर को, जिसका इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस U2 एक्स प्लस ट्वाइस V2 वाई प्लस ट्वाइस W2 जेड प्लस D इक्वस टू जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने दोनों स्फीयर्स के इक्वेशन ऐसे कंसिडर कर लिए। अब आपने क्या किया कि जो स्फीयर S1 है और जो स्फीयर S2 है इसका डिफरेंस लीजिए। मतलब मैंने यहाँ क्या कैलकुलेट किया है, S1 माइनस S2 कैलकुलेट किया है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिलके क्या है, जीरो बन जाएगा। वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा, जीरो। जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर क्या बन जाएगा, जीरो। और यहाँ पे देखिए टू तो कॉमन आ जाएगा और ये बनेगा U1 माइनस U2, तो U1 माइनस U2 और x भी कॉमन आ जाएगा। ऐसे ही इस टर्म में से इस टर्म को अगर आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टू कॉमन आ जाएगा, V1 माइनस V2 इंटू वाई आ जाएगा। ऐसे ही 2W1Z माइनस 2W2Z करेंगे तो ट्वाइस W1 माइनस W2 मल्टीपल ऑफ Z आ जाएगा। ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है तो ये मल्टीपल ऑफ Z आ जाएगा। और प्लस में ये कांस्टेंट टर्म D1 है, ये कांस्टेंट टर्म D2 है, और आप S1 माइनस S2 कैलकुलेट कर रहे हो, इसका मतलब ये D1 माइनस D2 हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में जीरो माइनस जीरो आपका वापस क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट का है। अब स्टूडेंट ज़रा ध्यान दीजिए, ज़रा इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखिए कैसी है। ये क्या है, a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई प्लस सी इंटू जेड प्लस डी इक्वस टू जीरो जैसी है नहीं है। देख लो, x का कोफिशिएंट क्या है, ये है, y का कोफिशिएंट क्या है, ये है, और z का कोफिशिएंट क्या है, ये है। ठीक है, यहाँ z लिख लीजिएगा आप। तो ये क्या है, एक प्लेन का ही तो इक्वेशन है 3D में। क्या है, प्लेन का इक्वेशन है किसमें, 3D में। तो कहने का मतलब स्फीयर S1 स्फीयर S2 के अगर समीकरण आपके पास हैं तो S1 माइनस S2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक प्लेन का इक्वेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, एक प्लेन का इक्वेशन मिलेगा। कहाँ पर, 3D में। अब खास बात क्या है कि ये जो S1 स्फीयर है और S2 स्फीयर है, इनके जो जो कॉमन पॉइंट्स हैं, इनके जो जो उभयनिष्ठ बिंदु हैं, वो भी इस समतल S1 माइनस S2 बराबर जीरो के उभयनिष्ठ बिंदु होंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो समतल मिल रहा है आपको S1 माइनस S2 इक्वस टू जीरो, ये एक्चुअल में क्या है, S1 और S2 से तो मिल रहा है। तो S1 S2 स्फीयर के जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो ही कॉमन पॉइंट्स किसके हैं, इस समतल S1 माइनस S2 इक्वस टू जीरो के हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बस यहीं से अपन कंसेप्ट लिख देंगे। अब आप देखो ज़रा, आपके पास एक तो समतल आ गया, कौन, S1 माइनस S2 बराबर जीरो। और जैसे मान लो फर्स्ट स्फीयर की बात की है, S1 बराबर जीरो, तो देखो एक तो ये तो स्फीयर का इक्वेशन रहा, ये प्लेन का इक्वेशन रहा। बताओ ये दोनों एक साथ किसको रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। यस और नो। कोई स्टूडेंट कहे नहीं सर मैं तो S1 माइनस S2 प्लेन को ले रहा हूँ
और S2 सर्कल को ले रहा हूँ, सॉरी S2 स्फीयर को, तो यहाँ से भी आपको क्या है, ये स्फीयर का इक्वेशन, ये आपका प्लेन का इक्वेशन, तो दोनों कंबाइंड रूप से किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एक सर्कल को। यस और नो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो स्फीयर्स के इंटरसेक्शन से आपको क्या मिलता है, एक सर्कल मिलता है। क्या मिलता है, एक सर्कल मिलता है, और वो सर्कल या तो इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस इस पहले आर्टिकल में ये समझा है। सेकंड आर्टिकल देखिए, स्पीयर थ्रू ए गिवन स्पीयर, मतलब स्पीयर से स्पीयर थ्रू ए गिवन स्क्वायर, किसी वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, स्पीयर थ्रू ए गिवन सर्कल, इस स्पीयर की जगह आप क्या लिखेंगे, सर्कल। ओके, किसी वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण, तो हेडिंग आपकी क्या है, स्पीयर थ्रू ए गिवन सर्कल, मतलब किसी गिवन सर्कल से गुजरने वाले स्पीयर का समीकरण। तो बड़ा इजी सा है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको एक ऐसे स्फीयर का समीकरण फाइंड आउट करना है जो कहाँ से गुजरे, वृत्त से। और वृत्त 3D में कैसे लिखते हैं, वृत्त 3D में लिखना है तो आपको एक स्फीयर का इक्वेशन चाहिए और एक प्लेन का इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ पे प्लेन तो मैंने कैसा लिया है, LX प्लस MY प्लस NZ प्लस P बराबर 0 लिया है, और स्फीयर मैंने कैसा लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस UX प्लस ट्वाइस UY प्लस ट्वाइस WZ प्लस D इक्वल्स टू 0। तो ये तो आपका स्फीयर रहा, ये प्लेन रहा, दोनों एक साथ किसको रिप्रेजेंट करेंगे, किसी सर्कल को। किसको रिप्रेजेंट करेंगे, किसी वृत्त को। अब आपको इस वृत्त से गुजरने वाले स्फीयर का इक्वेशन चाहिए, अब आपको इस वृत्त से गुजरने वाले स्फीयर का इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो जो भी स्फीयर का इक्वेशन आएगा उसमें एक्चुअल में पहली टर्म तो क्या आएगी, एक्स स्क्वायर, दूसरी टर्म कैसी आएगी, वाई स्क्वायर, तीसरी टर्म कैसी आएगी, जेड स्क्वायर, प्लस ट्वाइस UX आएगा, प्लस ट्वाइस VY आएगा, प्लस ट्वाइस WZ आएगा, प्लस D इक्वल्स टू 0 आएगा। मतलब अगर इस सर्कल से कोई स्फीयर अगर गुजरेगा तो उस स्थिति में आपको एक स्फीयर मिलेगा, और स्फीयर मिलेगा तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो आपको ऐसा इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो बड़ा इजी सा है, वही छोटी क्लासों की तरह का कंसेप्ट। तब इस वृत्त से गुजरने वाले स्फीयर का इक्वेशन निम्न है, ये जो स्फीयर है और वो जो प्लेन है उसको आप उसको आप कनेक्ट कर रहे हो किससे, लैम्डा से। तो S प्लस लैम्डा P इक्वल्स टू 0, जहाँ लैम्डा एक अचर है। अतः क्वेश्चन में दी गई कंडीशन से अचर लैम्डा का मान ज्ञात करके गोले का समीकरण प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखोगे तो ये आपको आसानी से और समझ में आ जाएगा। बस अभी तो आप क्या ध्यान रखो, आपके पास कंसेप्ट ये है कि अगर आपके पास एक सर्कल दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है, मतलब एक स्फीयर का इक्वेशन और एक प्लेन का इक्वेशन दे रखा है, तो अच्छा एक सर्कल दे रखा है मतलब S बराबर 0 और P बराबर 0, तो इससे गुजरने वाले स्फीयर का समीकरण, तो आपको S को कनेक्ट करना है किससे, प्लेन से। किस तरीके से, लैम्डा P बराबर 0 से। बस अब इस लैम्डा का मान ज्ञात करना होता है, तो लैम्डा अज्ञात होता है, इस अज्ञात को फाइंड आउट करने के लिए जरूर कोई ना कोई आपको कंडीशन क्वेश्चन में दी गई होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये आपका फिर से वही आर्टिकल आ गया, दो गोलों के प्रतिच्छेदन से बना वृत्त, सर्कल एज द इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स। ठीक है, वही दो गोले के समीकरण S1 मान लिए और S2 मान लिए। S1 माइनस S2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक प्लेन मिलेगा। अब इस प्लेन के S1 और S2 के कॉमन बिंदु और इस प्लेन के तीनों के क्या हैं, सेम होंगे। ठीक है, तो ये प्लेन का मतलब समतल का समीकरण है। तो संयुक्त रूप से आपको दो सिचुएशंस दिखाई देंगी, क्या क्या, कोई स्टूडेंट कहे कि सर मैं प्लेन ये ले रहा हूँ और ये स्फीयर ले रहा हूँ, तो स्फीयर और प्लेन मिलके क्या देंगे, एक सर्कल का इक्वेशन, मतलब इक्वेशन ए भी एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी। दूसरा केस क्या हो सकता है कि प्लेन तो S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0 है ही, कोई स्टूडेंट S2 स्फीयर को ले, तो फिर उस स्थिति में आपके पास बी इक्वेशन आएगी, वो भी एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी। तो इसमें बस यही समझाया गया है जो मैं आपको इस क्लास के स्टार्टिंग में फर्स्ट आर्टिकल में बता रखा है। ठीक है, अतः समीकरण ए एवं बी दो गोलों S1 बराबर 0 तथा S2 बराबर 0 के प्रतिच्छेदन से बने वृत्त के समीकरण है। आपके पास वृत्त इस तरह का भी दिखाई दे सकता है और इस तरह का भी दिखाई दे सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए,
दो गोलों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाला स्फीयर। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था कि एक सर्कल से गुजरने वाले स्फीयर का इक्वेशन, तो वो क्या था, s प्लस लेमडा पी बराबर 0। यहाँ पे क्या पूछा है कि दो स्फीयर के इंटरसेक्शन से गुजरने वाले स्फीयर का इक्वेशन। तो पहला स्फीयर मान लो S1 है, दूसरा स्फीयर S2 है, दोनों को आपने कनेक्ट किया लेमडा से, इक्वल्स टू बराबर 0। तो ये जो इक्वेशन आ रही है यही एक्चुअल में क्या है, वो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर है जो गोले S1 एवं S2 के इंटरसेक्शन से गुजर रहा है। ठीक है, तो बस आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में S1 दिया गया होगा, S2 दिया गया होगा, आपको कनेक्ट करना है और इस लैम्डा का मान प्राप्त करने के लिए जरूर आपके पास प्रॉब्लम में एक कंडीशन गिवन होगी। तो जैसे लैम्डा का मान आ जाएगा तो आपके पास इन दोनों गोलों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले स्फीयर का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ तो ये ध्यान रखें। अच्छा, इसमें एक खास बात क्या है कि ये जो मैंने S1 प्लस लेमडा S2 किया है, इसमें आपका लेमडा नॉट इक्वल्स टू -1 होना चाहिए। लेमडा इज नॉट इक्वल्स टू -1 होना चाहिए। क्यों कि अगर मान लो लेमडा का मान -1 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2 बराबर 0। लेमडा का मान थोड़ी देर के लिए अगर -1 हो गया तो ये क्या, S1 माइनस S2 0। अब S1 और S2, इस समय मैंने जो S1 और S2 ले रखे हैं, देखो उसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक दोनों जगह कैसा है, सेम है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो फिर आपको एक प्लेन दिखाई देगा, तो फिर उस केस में आपके पास वो क्या नाम है, स्फीयर का इक्वेशन नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, डायमीटर फॉर्म ऑफ द स्फीयर। ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसका क्वेश्चन अक्सर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन होता है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा है। क्या कह रहा है ये, डायमीटर फॉर्म ए स्फीयर। ठीक है, क्या मतलब है इसका, व्यास रूप में गोले का समीकरण। कैसे समझ सकते हो, आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है, जिसका सेंटर ये है, इसका एक डायमीटर, एक व्यास क्या है, ए बी है। ए पॉइंट के बिंदु कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 है, बी बिंदु के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2 हैं। ठीक है, ऐसे ही पी बिंदु, इसकी बाउंड्री पे कोई बिंदु है जिसके कोऑर्डिनेट्स x y z हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको एक ऐसे स्फीयर का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो इसके डायमीटर से गुजरे। ठीक है ना, डायमीटर के शीर्ष से गुजरे। ठीक है, तो डायमीटर अभी क्या है, ए और सॉरी डायमीटर ए बी है, जिसके शीर्ष क्या है, ए और बी है। ठीक है, तो देखिए जरा, माना दिए गए गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस यू एक्स प्लस ट्वाइस वी वाई प्लस ट्वाइस डब्ल्यू जेड प्लस डी बराबर 0 का केंद्र ओ है, एवं ए बी इसका व्यास है, तथा ए के निर्देशांक क्या हैं, x1 y1 z1 है, तथा बी के निर्देशांक क्या हैं, x2 y2 z2 है। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, माना गोले की परिधि पर, गोले की बाउंड्री पर एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक x y z है। तब डायग्राम से स्पष्ट है कि रेखा PA के दिक् अनुपात ये होंगे x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, और रेखा PB के दिक् अनुपात क्या होंगे, x माइनस x2 y माइनस y2 और z माइनस z2। ये कैसे देख सकते हैं आप, आपको पता है कि जैसे मान लो आपके पास एक लाइन है जिसमें ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास मान लो अल्फ़ा बीटा गामा है, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लो आपके पास 1 2 3 है। मैं कहूँ कि लाइन जो रेखा ए बी है, इसके दिक् अनुपात, इसके डायरेक्शन रेशियोज बताइए। तो आप क्या करते थे, एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट में से माइनस करोगे, वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट में से, और जेड कोऑर्डिनेट को जेड कोऑर्डिनेट में से। तो ये क्या बन जाएगा, अल्फ़ा -1 बीटा -1 और गामा बीटा -2 और गामा -3। आप उल्टा भी कर सकते थे, क्या, 1 माइनस अल्फ़ा 2 माइनस बीटा और 3 माइनस गामा, मतलब ये साइन भी आ सकते थे। ओके, तो ये कैसे भी कर सकते हो आप, चलेगा। ठीक है, तो ये इसके डायरेक्शन रेशियोज दिक् अनुपात हैं।
ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास अभी क्या है, आप इस डायग्राम में देखोगे तो P बिंदु के निर्देशांक क्या हैं, एक्स वाई जेड। B बिंदु के निर्देशांक क्या हैं, x2 y2 z2। अगर आपको PB लाइन के डायरेक्शन रेशियो चाहिए तो दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस, मतलब x माइनस x2, y माइनस y2 और z माइनस z2 किसके डायरेक्शन रेशियो हैं, PB के। ऐसे PA के बताओ डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1, यही होंगे इस तरीके से। ओके, ये तो बस आगे यही बताया मैंने कि इनके दिक् अनुपात इन लाइनों के ये होने वाले हैं। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है, आप स्पीयर में हो, आप कहाँ पे हो, स्पीयर पे हो। ठीक है, तो यहाँ पे तीन बिंदु हैं आपके पास, P है, A है और B है। तीन बिंदुओं से गुजरने वाले समतल, तीन बिंदुओं से गुजरने वाला समतल गोले को प्रतिच्छेद करता है। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। और प्रेजेंट केस में वो क्या मिल रहा है, ग्रेट सर्किल, क्योंकि P, A और B बिंदु, तो उसमें A और B बिंदु किसके हैं, डायमीटर के एंड है। तो इसका मतलब इन बिंदुओं से गुजरने वाला जो समतल है वो गोले को कहाँ से इंटरसेक्ट करेगा, गोले के सेंटर से इंटरसेक्ट करेगा। और जब भी कोई प्लेन गोले को उसके सेंटर से इंटरसेक्ट करता है तो आपको हमेशा एक ग्रेट सर्किल फाइंड आउट होता है, वृत्त वृत्त प्राप्त होता है। ठीक है, और वृत्त वृत्त का इस समय व्यास कितना है, ए बी है। इस समय ग्रेट सर्किल का व्यास कितना है, ए बी है। ठीक है, अतः बिंदु P से भी अर्धवृत्त पर स्थित होगा। अतः ये जो बिंदु P है वो भी कहाँ स्थित होगा, अर्धवृत्त पर स्थित होगा। और उस स्थिति में ये एंगल कितना बनाएगा, एंगल APB कितना है, 90 डिग्री। मतलब आप समझ रहे हो, ये जो एंगल है ये आपका क्या है, 90 डिग्री। ये एंगल आपका 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं PA और PB दोनों के बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री का। तो मतलब PA और PB दो लाइनें हैं, एक दूसरे की कैसी हैं, परपेंडिकुलर लाइन है। कैसी हैं, परपेंडिकुलर लाइन। तो यहाँ से ये लिखा है मैंने, PA एवं PB दोनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत होंगे। और आप रिजल्ट जानते हो कि अगर एक लाइन आपके पास L1 है, दूसरी लाइन L2 है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो क्या होता है, जैसे लाइन L1 की मान लो डायरेक्शन रेशियोज क्या है, A1 B1 C1 है, और L2 की डायरेक्शन रेशियोज क्या है, A2 B2 C2 है। ठीक है, तो इनके प्रोडक्ट, करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स का सम क्या होता है, 0 होता है। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो बस इसी फैक्ट को आप यहाँ काम में लेंगे। आपको पता है कि इस समय प्रेजेंट जो स्फीयर है उसमें आपके पास ये बिंदु P है, ये लाइन PA है, ये लाइन PB है। ठीक है, PA की डायरेक्शन रेशियोज आपके पास हैं, PB की डायरेक्शन रेशियोज आपके पास हैं, दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उनकी डायरेक्शन रेशियोज का करस्पेंडिंग प्रोडक्ट का सम क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यही बताना है। तो ये जो इक्वेशन आ रहा है ए, जो मैंने ए नाम दिया है, यही एक्चुअल में आपका क्या है, P बिंदु स्फीयर की बाउंड्री पर आर्बिट्री है। अच्छा, ये जो P बिंदु लिया था आपने बाउंड्री पे, ठीक है ना, ये कहीं पर भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो। तो चेक कहीं बाउंड्री पे कहीं पर भी P बिंदु को लो, हमेशा ये रिजल्ट आपको मिलने वाला है। ठीक है ना, तो प्रत्येक बिंदु के लिए सेटिस्फाइड है बाउंड्री के। तो P बिंदु स्फीयर की बाउंड्री पर आर्बिट्री बिंदु है, अतः समीकरण ए प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य होगा। ठीक है ना, तो यही उस गोले का अभिष्ट समीकरण है जो डायमीटर AB के शीर्ष A और B से गुजर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आज का टॉपिक था। इसके 2 से 3 थ्योरेटिकल कंसेप्ट थे, ये मैंने आपको बता दिया। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मान लो आपके पास किसी सर्कल से स्फीयर गुजरे तो आप क्या याद रखेंगे, x प्लस लैम्डा P इक्वल्स टू 0। इस लैम्डा को प्राप्त करने के लिए क्वेश्चन में डेफिनेटली कोई कंडीशन गिवन होगी। दो स्फीयर के इक्वेशन से अगर कोई स्फीयर गुजरे तो S1, दोनों स्फीयर्स को कनेक्ट कर दो लैम्डा से, S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर 0। अब फिर से यहाँ लैम्डा को प्राप्त करने के लिए क्वेश्चन में जरूर कोई इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है स्टूडेंट्स,
और तीसरा मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास एक स्फीयर है, उसका सेंटर ओ है, उसका एक डायमीटर आपको पता है, जिसके डायमीटर के निर्देश मतलब एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है ए और बी के, तो उस समय इन एंड पॉइंट से गुजरने वाले स्फीयर का जो समीकरण होगा वो x माइनस x1 इंटू वाई माइनस y1 प्लस x माइनस x2 और ऐसे ही y माइनस y1 y माइनस y2, ओके, और ऐसे ही प्लस z माइनस z1 z माइनस z2 इक्वल्स टू 0, ये रहेगा आपके पास। ठीक है, तो इस तरह से ये उस स्फीयर का इक्वेशन रहेगा जो गोले के व्यास के शीर्ष ए तथा बी से गुजरेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स।